हाय फ्रेंड, लीड अप माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के विषय में। इससे पहले हम भारत आक्रमण के विषय में 2 वीडियो देख चुके हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से कैसा प्रश्न आ सकता है उस बिंदु पर फोकस रखेंगे और साथ ही बेहतर तरीके से समझने के लिए मैप का प्रयोग करेंगे। और इसे समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि इससे पहले जो 2 वीडियो मुस्लिम आक्रमण के बारे में अपलोड किया गया है उसे आप देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो देख लेंगे तो ये चैप्टर समझने में थोड़ा आसानी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद आएंगे इस टॉपिक पर। दोस्तों, हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और उसका आक्रमण मात्र लूटपाट और धन एकत्रित करना रह गया। ठीक है, लगभग पूरे भारत को लौट डाला, लेकिन अपने साम्राज्य का स्थापना भारत में नहीं कर सका। और उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, तो उसका प्रभाव केवल दिल्ली और मुल्तान तक रह गया। उसका प्रभाव केवल दिल्ली और सिंध तक रह गया। उसने भी लूटपाट किया। लेकिन मोहम्मद गौरी जब आता है तो ये भारत में अपना साम्राज्य का स्थापना करने के उद्देश्य से आता है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनवी जब भारत में आता है तो लूटपाट करता है, बहुत सारा धन लूटता है और अपने साथ गजनी ले जाता है। ठीक है, लेकिन गजनी जाने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं उतने मजबूत नहीं होते हैं। ठीक, तो उसी गजनी के क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र होता है गौर। यहाँ पर एक गौर होता है। दोस्तों, ये देखेंगे अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और ये भारत। ठीक है, तो ये पाकिस्तान पहले भारत में था। ठीक, तो यहाँ गजनी के पास ही अफगानिस्तान में एक छोटा सा क्षेत्र होता है गौर। ठीक है, गौर में एक छोटा सा वंश उभर के आता है, संसवानी वंश। छोटा सा वंश उभर के आता है, संसवानी वंश। संसवानी वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन हसन ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन हसन ने संसवानी वंश का स्थापना करता है गौर प्रदेश में। ये बस एक वंश का स्थापना करता है। ठीक है, और ये एक अपना राज्य चलाता है, लेकिन इसका राज्य जो है गजनी के शासकों के अधीन रहता है। इसका राज्य, कुतुबुद्दीन हसन का राज्य जो होता है गजनी के शासकों के अधीन रहता है। ठीक है, फिर उसके कई बेटे होते हैं, फिर उनका अलग अलग। ठीक, उसमें से एक आता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाह। कुतुबुद्दीन का एक उत्तराधिकारी आता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाह। वो गौर से और गजनी से तुर्कों को भगाता है। ठीक, और अपने वंश का स्थापना करता है, यानी स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता है। और फिर ये राज्य छोड़कर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सौंप देता है। ठीक, गौर साम्राज्य पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सौंप देता है। दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद गौरी और शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोइजुद्दीन। ठीक है, 3 नाम मिलते हैं। पहला मोहम्मद गौरी, फिर दूसरा शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और तीसरा है मोइजुद्दीन। तो 3 नामों से जाना जाता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नाम दे देगा या पूछ लेगा कि मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ ऑप्शन दे देगा शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या मोइजुद्दीन। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत पर साम्राज्य का, अपने राज्य का स्थापना करना था। ठीक, और ये इसी उद्देश्य से अपना अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए, मुल्तान के रास्ते होते भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो जहां जहां ये भारत आक्रमण करता है वहां के इंपॉर्टेंट स्थल को देख लेते हैं जहां इसका मुख्य आक्रमण होता है। ठीक है, तो स्थल तो बहुत है, लेकिन हमको वही देखना है जहां पर ये आक्रमण करता है जो मोहम्मद गौरी से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ देखेंगे गुजरात में चालुक्य वंश राज्य कर रहा था और चालुक्य वंश में एक राजा था भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय कह सकते हैं। ठीक है, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय की आयु कम थी, तो इसका संचालन, मतलब राज्य संचालन या शासन चलाने में मदद कर रही थी इनकी माता नाइक देवी। वो मदद कर रही थी। अच्छा, जब गजनी ने आक्रमण किया था गुजरात पे, तो उस समय भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम था, वो अब द्वितीय हो गया है मोहम्मद गौरी के समय में। ठीक है, तो इसकी माता यहाँ पर संचालन में सहायता कर रही थी। ठीक, अब यहाँ देखेंगे अजमेर में चौहान वंश शासन कर रहा था, लेकिन दिल्ली में भी चौहान वंश शासन कर रहा था। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। ठीक, यहाँ पृथ्वीराज चौहान था या पृथ्वीराज तृतीय कह सकते हैं। ठीक, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तो अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय शासन कर रहा था और दिल्ली में भी चौहानों का शासक चल रहा था। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। ये दिल्ली जो था तोमरों के हाथ में था। यहाँ पर बहुत पहले तोमर वंश शासन कर रहा था। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि दिल्ली का जो स्थापना किया था तोमरों ने किया था। तो दिल्ली में एक अनंत तोमर थे, उनकी लड़की का शादी पृथ्वीराज के पिता, यानी पृथ्वीराज के पिता से शादी होता है किसके? अनंत तोमर की लड़की का। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान की माता जो होती है अनंत तोमर की एक कन्या होती है। तो इस तरह से यहाँ पर वैवाहिक संबंध हो जाता है। ठीक, अनंत तोमर का संजोग से कोई लड़का नहीं रहता है, तो वो अपना राजपाट किसको? पृथ्वीराज के पिता को दे देते हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ के दोनों जगह का शासन संभालते हैं, यानी दोनों जगह के शासक पृथ्वीराज चौहान माने जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर बात आती है कन्नौज, सबसे मुख्य प्रदेश उस समय। मोहम्मद गोरी का निशाना इसी पे था, उसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज को लूटना था, ठीक है, कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना था। ये सबसे उस समय संपन्न राज्य था। यहाँ पर गढ़वाल वंश शासन कर रहा था और वहाँ का राजा था जयचंद, ठीक। गढ़वाल वंश शासन कर रहा था कन्नौज पे, यहाँ का राजा जयचंद था। जयचंद में पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी चलती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री को उठा ले गया रहता है स्वयंवर से, ठीक, प्रेम विवाह कर लिया है जो भी, या अपहरण कर लिया, ठीक। इस वजह से इन दोनों में दुश्मनी चलती है, ठीक। तो यहाँ देखते पहला आक्रमण, ठीक, भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है भारत में, ठीक। तो पहला आक्रमण करता है 1175 में मुल्तान पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कब किया था और कहाँ पे किया था। तो 1175 में किया मुल्तान पर, ठीक। मुल्तान को अपने अधिकार में लिया। फिर सिंध पे 1176 को सिंध को अपने कब्जे में लेता है। फिर अगला आक्रमण जो करता है वो 1178 में गुजरात पे करता है। अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पे करता है, ठीक है। इधर से आता है, ये मुल्तान यहाँ पड़ता है, फिर गुजरात, ठीक, फिर अजमेर दिल्ली होते हुए कन्नौज पे जाएगा, ठीक। तब अगला आक्रमण 1178 में गुजरात पे करता है। और गुजरात में कौन शासन कर रहा था? चालुक्य वंश शासन कर रहा था। चालुक्य वंश में भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय शासन कर रहे थे। संचालन में मदद करने के लिए उनकी माता थी नायक देवी, उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ। और यहाँ पर क्या होता है, मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है। गुजरात में मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है। ये पराजित मोहम्मद गोरी का भारत में पहला पराजित था, ठीक है। तो ये भी पहला क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गोरी का पहला पराजय भारत में कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ था, ठीक। अब इसके आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद गोरी तो पराजित हो गया, लेकिन वो हार नहीं माना, फिर वापस गया, फिर आया, फिर भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। पेशावर को अपने कब्जे में लिया 1179 में, फिर लाहौर को जीता 1181 में, फिर भटिंडा को जीता 1189 में। मतलब सिंध के प्रांतों को लगभग वो जीत लिया, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला आक्रमण फिर आगे करता है, वो बढ़ता है तराई की तरफ, जहां पर पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था। तराई का युद्ध होता है 1191 में, यानी अजमेर का, ठीक है। तो तराई का युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, ठीक। लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। ये भारत में उसकी दूसरी हार है मोहम्मद गोरी की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत में मोहम्मद गोरी की दूसरी हार कहाँ है? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ दूसरी हार होती है और फिर ये वापस चला जाता है। लेकिन ये जब वापस हार के भाग जाता है, पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा नहीं करते हैं, उसको मारते नहीं, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, ठीक। लेकिन वो जाने के बाद, वो गजनी या गौर जाने के बाद वहां फिर से वो अपना तैयारी करता है। और तैयारी करने के बाद करेक्ट 1192 में, यानी 1 साल के बाद वो फिर आक्रमण करता है। वो उधर अपना युद्ध का तैयारी करता है, लेकिन इधर पृथ्वीराज चौहान अपने प्रेम में खोए रहते हैं, ठीक है, संयुक्ता के साथ। अब इधर से 1192 में फिर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान हार गए, इनकी गलती थी कि आसपास के राजा जो थे उनसे इनका संबंध अच्छा नहीं था। जयचंद बगल में था, जयचंद से संबंध अच्छा नहीं था क्योंकि उसकी लड़की का अपहरण किया था इन्होंने, ठीक है। इनका किसी ने साथ नहीं दिया। इस युद्ध में ही, ठीक है, इस युद्ध में ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, ठीक। ये तराई की द्वितीय युद्ध के बाद ही, यानी 1192 के बाद पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। मोहम्मद गोरी को भारत के मुस्लिम सत्ता का संस्थापक या तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यहां से मोहम्मद गोरी को ही तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे, इनकी मृत्यु के बारे में तमाम कहानियां हैं। किसी ने बताया कि अजमेर बंदी बना के ले गया, किसी ने बताया कि गजनी बंदी बना के ले गया, फिर आंखें निकाल लिए। ये वो हमारे एग्जाम का टॉपिक नहीं है, ठीक है, उसको छोड़िए। इसके बाद अगला युद्ध हम लोग देखते हैं, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। और चंदावर का जो राजा रहता है, जो शासक रहता है, वो जयचंद रहता है, ठीक। उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ तो दिया नहीं, लेकिन अब वो भी फंस गया 1194 में। ये भी बता दें आपको कि मोहम्मद गोरी को आमंत्रित जो है जयचंद ने ही किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने के लिए, ठीक। लेकिन उसकी नज़र जो है कन्नौज पे थी। 1194 में मोहम्मद गोरी की फिर जीत हो गई, जयचंद की हार हो गई, ठीक है। उसने आक्रमण किया, जयचंद की हार हो गई, मोहम्मद गोरी की फिर जीत हो गई। अब यहाँ कन्नौज को उसने अपने अधिकार में ले लिया, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कन्नौज विजय के बाद गोरी ने एक सिक्का चलाया था। कन्नौज विजय के बाद गोरी ने एक सिक्का चलाया था जिस पर एक तरफ लक्ष्मी देवी का आकृति और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। अच्छा, ऐसा सिक्का हमने पीछे भी देखा था।
पिछले चैप्टर में महमूद गजनवी के बारे में। उसने भी एक सिक्का चलाया था जिसपे एक तरफ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, दूसरी तरफ अरबी में कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसने जो सिक्का चलाया, एक तरफ लक्ष्मी देवी आकृति हुए और दूसरी तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी अंतिम बार भारत 1205 में आया और 1206 में वापस गौर लौटते क्रम में उसकी हत्या कर दी गई 15। तो मोहम्मद गोरी अंतिम बार भारत में 1205 ईस्वी में आया और 1206 में वापस गौर लौटने के क्रम में उसकी हत्या कर दी गई 15 मार्च 1206 ईस्वी में, ठीक है। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि जब वो भारत आया था, जैसे वो क्षेत्रों को जीतने के बाद वापस चला जाता था, लेकिन फिर जब वो भारत आया था तो रास्तों में एक गौर संप्रदाय के लोग रहते थे, गौर जाति के, उनको पराजित करते हुए आया था। लेकिन फिर जब वापस गया तो वो सब इंतजार कर रहे थे, बीच में इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इन युद्धों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला युद्ध कौन सा हुआ? मुल्तान का। पहला आक्रमण मुल्तान में किया 1175 में, उसको विजित किया, ठीक है। ये युद्ध कहाँ हुआ था? मुल्तान में हुआ था। दूसरा आक्रमण करता है गुजरात में 1178 ईस्वी में, ठीक। गुजरात का शासक कौन था? चालुक्य वंश शासन कर रहा था। वहां का शासक था भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय। उसका साथ दे रही थी कौन? नायिका देवी, ठीक है। ये युद्ध हुआ था आबू पर, माउंट आबू के पास राजस्थान में। यहाँ पर मोहम्मद गोरी का पहला पराजय होता है। दूसरा पराजय होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1191 में। यहाँ पर दूसरी पराजय होती है। ये युद्ध होता है हरियाणा में, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक। फिर अगला युद्ध होता है तीसरा, पानीपत तृतीय। इसमें मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है 1192 में। ये भी युद्ध हरियाणा में होता है, ठीक। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो जाता है, ठीक। अगला युद्ध चंदावर का युद्ध होता है, जहां का शासक जयचंद रहता है 1194 में। जयचंद पराजित हो जाता है। यह युद्ध कन्नौज के पास होता है। कन्नौज अपने क्षेत्र में या अपने अधिकार में मोहम्मद गोरी लेता है। इसी के साथ वो भारत में अपनी सत्ता का स्थापित करता है, ठीक है। अच्छा, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद भी मुस्लिम सत्ता का स्थापना होता है भारत में, ये आप याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, इसने जब दूसरी बार पानीपत पर आक्रमण किया था, इसने जब दूसरी बार पानीपत का युद्ध किया तो उस समय इसने 2 काबिल अपने सेनापति लेके आए थे, जो इसके गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। दोनों ही बहुत काबिल थे, ठीक है। चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में जीते गए क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके वापस चला गया, ठीक है। ये भारत में जो भी क्षेत्र जीता था उसको उसका मालिक बना दिया, किसको? उसका अधिकारी नियुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने गुलाम को, और वो फिर चला जाता है गौर, ठीक है। दूसरा एक जो गुलाम है, इसने ऐसा काम किया कि उसका आशा दोनों नहीं कर सकते थे। ऐसा काम किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं सोचा था कभी और मोहम्मद गोरी ने ऐसा नहीं सोचा था, ठीक। अभी आप देखो कि मोहम्मद गोरी कहाँ युद्ध कर रहा है? हरियाणा। लेकिन ये क्या किया? बिहार और बंगाल के विजय के बारे में गोरी व ऐबक ने सोचा भी नहीं था। यह काम गोरी के एक साधारण गुलाम ने कर दिखाया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस कर दिया और बंगाल पर शासन कर लिया, ठीक है। बिहार होते हुए बंगाल पहुंच गया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको तहस, बहुत बड़ी विद्यालय थी ये, ठीक है। बहुत सारे उसमें वेद थे, सबको जला दिया। ये बंगाल पर भी शासन कर लेता, बंगाल पर अधिकार जमा लेता। बंगाल पर उस समय सेन वंश का शासन चल रहा था और सेन वंश में शासक था लक्ष्मण सेन। वो इसको देखते ही युद्ध मतलब अपने राज्य छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। तो वहां पर अधिकार कर लेता है। ये बात अभी ने गोरी के दिमाग में आया था, ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत बड़ा काम किया, ठीक। अच्छा, ये लक्ष्मण सेन भाग जाता है राज्य छोड़ के। ये एक और भागा था, कौन सा? महमूद गजनवी के समय में एक राजपाल था, वो भी अपना क्षेत्र भागा था तो छोड़ गए, तो उसका विद्याधर ने पकड़ के हत्या कर दिया था, ठीक है। याद आ रहा ना, ठीक। आगे देखते हैं। मोहम्मद गोरी खोखरों को दबाने के लिए फिर भारत आता है, परंतु वापस गजनी जाते समय सिंधु नदी के किनारे दयामक नामक स्थान पर 1206 में उसकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? खोखरों ने की थी। खोखरो जनजाति के लोगों ने इसकी हत्या की थी। दोस्तों, यहाँ से ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, या इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, हाँ, ममलूक वंश के बारे में, ठीक। तो लगे रहिए आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।